प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी आपको लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम मिलेंगे सॉल्व करने के दौरान। तो आप जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ध्यान से समझ लीजिए और उसको सुटेबली अप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक इसमें नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन शुरू करने से पहले एक और मेरा मन कर रहा आपको इसमें एक छोटा सा चीज सिखाने का। जनरली हम लोग के जेई में और नीट के सिलेबस में जो भी स्प्रिंग पढ़ने को मिला है वो है मासलेस स्प्रिंग, लेकिन एक बार जेई जो है वो मासिव स्प्रिंग के भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो हो सकता है आगे चल के अगर उसके क्वेश्चंस आ जाएं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। 15 मिनट। इसको आप नोट कीजिए। ये ध्यान से देखिए सब कोई, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग मासिव है, मतलब स्प्रिंग में मास है। ओके, स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट के दी हुई है और इस स्प्रिंग में मास है। मास ऑफ स्प्रिंग you have given as x. Mass of spring is m. स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू k। कहता क्या है कि अगर हम, और स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, Recording in progress. इस स्प्रिंग की एक एंड फिक्स्ड है जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, और दूसरे एंड को अगर हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ खींच के ले जाते हैं, आगे की तरफ खींच के ले जाते हैं, तो इफ फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग is given a speed v as shown, find the kinetic energy of spring. Kinetic energy of spring. स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी बताइए। It is given that the speed of element, no, spring of element नहीं, spring of any section from the fixed end is directly proportional to the distance of it from the fixed end. ये आपको दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया है तो आप ये मासिव स्प्रिंग में ये खुद भी एज्यूम कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन, एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया है आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब हम
इसको खींचेंगे आगे की तरफ। तो बताइए तो वेदांग, अगर हम इसको इस एंड को खींचेंगे आगे की तरफ तो क्या स्प्रिंग का हर एक एलिमेंट भी स्पीड से चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा। यहाँ की स्पीड जो है, ये वाली एंड की तो स्पीड भी होगी, यहाँ की स्पीड कुछ 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 होगी। ठीक है, तो बोला गया कि यहाँ पर की स्पीड क्या होगी, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से फिक्स एंड से उस पॉइंट की दूरी। ये फिक्स एंड से उस पॉइंट की जो दूरी होगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस पॉइंट की स्पीड होगी। देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इट इज गिवन So it is given that the speed at any section from the दो बार लिखा गया। It is given that the speed at any section from the fixed end is directly proportional to the distance of it from that. तो दिस इज द क्वेश्चन। इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी बतानी। क्या कुछ दिमाग काम कर रहा है वेदांत? सर कि छोटे एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी निकालकर उसको सर इंटीग्रेट कर देंगे तो हाँ, तो शायद आंसर आ जाए। नहीं, शायद नहीं, वैसे ही आएगा। बेसिकली अभी ये जो लाइन लास्ट में जो लिखा है, ये जो लास्ट में लिखा है और अभी अभी जो थोड़ा मैंने ब्रीफ किया है, उसी से हमको ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी इस पूरे स्प्रिंग की डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ mv² से नहीं निकाल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन की स्पीड अलग अलग होगी। जैसे मान लो एक छोटा सा सेक्शन ये लिया, इसकी स्पीड कुछ होगी, यहाँ का सेक्शन अगर कुछ लिया तो इसकी स्पीड कुछ होगी, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी अलग है और यहाँ से इसकी दूरी अलग है। फिक्स एंड से इस सेक्शन की दूरी मान लो व्हाट इज इट x1 है, तो यहाँ की स्पीड होगी v1। फिक्स एंड से इस सेक्शन की दूरी मान लो x2 है, तो इसकी स्पीड होगी v2। तो अलग अलग सेक्शन की स्पीड अलग अलग हो गई ना थ्रू आउट, और सारे सेक्शन की हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे तभी स्प्रिंग की एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और सभी का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि सबकी अलग अलग स्पीड है, और सबको जोड़ेंगे। और यहां से यहां तक अगर आप एज्यूम करो, इस एंड से इस एंड तक हम छोटा 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 हजारों लाखों सेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, और सारों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ेंगे तो हमें स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी। ये लाखों करोड़ों इस तरह के वेरिएबल्स जब मिलते हैं और सबका अगर हमें कभी सम करना होता है तो मेरे पास बस एक ही मैथमेटिक्स है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे हम हर एक एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। तो हम ऑफ कोर्स यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इसको कॉपी किया। हम क्या करते हैं कि इस एंड से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी थिकनेस है dx, और ये जो एलिमेंट में स्प्रिंग आएगा, ये जो पार्ट ऑफ स्प्रिंग आएगा, इसका मास मैंने मान लिया dm,
और इस शंका बने एलिमेंट की मान लो यहाँ पर की मतलब स्पीड हम इसका ले लिए v x, x दूरी पर जो एलिमेंट आया उसका स्पीड ले लिया v x, इस सेक्शन ठीक है। क्या क्या एजम्पशन किया मैंने, यहाँ से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx, उस एलिमेंट में जो स्प्रिंग के पार्ट आए उसका मास हुआ dm, और जब हम इसको v स्पीड से खींच रहे हैं तो इस एलिमेंट की जो स्पीड है वो है vx, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसकी स्पीड है। चलो अब हम पहले, और इस एलिमेंट का अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री मास एलिमेंट्री सेक्शन, क्या बोल सकते हैं dk, क्योंकि छोटा सेक्शन है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे dk, और ये बराबर क्या होगा हाफ, फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि हम इसको अब पार्टिकल का रूप कंसीडर कर सकते हैं, हाफ m की जगह होगा dm इंटू स्पीड का स्क्वायर, तो इस एलिमेंट इस सेक्शन की स्पीड है vx, तो vx का स्क्वायर। तो पूरी स्प्रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होंगी इंटीग्रेशन ऑफ dk, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dm इंटू vx स्क्वायर। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ देख रहे होंगे इंटीग्रेशन में dm एक वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो हम इसको एक पहले तो dm का वैल्यू निकालते हैं, फिर vx का निकालते हैं, फिर ला करके यहाँ प्लेस करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम चलो dm निकालते हैं, टू फाइंड dm, ये जो एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया है उसका मास है dm। कैसे निकालते हैं तो उसको ध्यान से देखो। वैसे तो आपको दिया हुआ नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो पूरी स्प्रिंग है उसकी लेंथ है n, ये जो स्प्रिंग है उसकी पूरी लेंथ है n, ये आपको दिया नहीं है, ये हम इसका मास निकालने के लिए यूज करते हैं। तो dm का मास हमको निकालना है, तो आपको पता है कि l लेंथ ऑफ स्प्रिंग की टोटल मास है m, l लेंथ ऑफ स्प्रिंग की टोटल मास है m, यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग की मास होंगी m by l, तो dx लेंथ ऑफ स्प्रिंग की मास होंगी m by l इंटू dx, dx लेंथ ऑफ स्प्रिंग की मास होंगी m by l इंटू dx। ये वाला पार्ट हुआ आपका dm, ये जो dm है जो हमने माना है, ये dm आपका वैल्यू निकल गया, दैट इज m by l इंटू dx, ये मेरा निकल गया। अब हम vx निकालते हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं, टू फाइंड vx। इसी को निकालने के लिए आपको दिया हुआ है कि ये जो L दूरी पर स्पीड कितनी है, v है, L दूरी पर स्पीड है v, ये जो स्प्रिंग की इस एंड से L दूरी पर स्पीड है v, ये गिवन दिया हुआ है ना, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आपको दिया हुआ। तो इस रिलेशन को हम यूज करके ये लिख सकते हैं L1 by L2 इज इक्वल टू V1 by V2। प्रोपोर्शनलिटी का तो यही रिलेशन लिखते हैं। अब L1 की जगह हम L ले लेते हैं, L1 की जगह L ले लेते हैं, और L2 की जगह ले लेते हैं X। तो L1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है, तो L1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है, और
L2 की जगह जो x लिया तो x के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है, तो x के दूरी पर स्पीड है आपका vx। यहां से आप vx की वैल्यू निकाल लो, दैट vx विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएंगे vx डिवाइडेड बाई v इंटू x डिवाइडेड बाई, यहां से आपको vx का मिलूंगा। अब ये लाकर आप यहाँ प्लेस कीजिए। आप dm का वैल्यू क्या है बताइए, dm है m बाई एल इंटू डी एक्स, m बाई एल इंटू डी एक्स, और vx की वैल्यू देखिए क्या है, vx की वैल्यू है v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ओके, हमने स्क्वायर करके उसकी वैल्यू को डाल दी, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे इस एंड से लेकर इस एंड तक, तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर n। ये हुआ dm का वैल्यू और ये हो गया v स्क्वायर, vx का स्क्वायर का वैल्यू। अब आपको इंटीग्रेशन करने आता है, आप इंटीग्रेट कीजिए और मान बताइए। तो कांस्टेंट बाहर कीजिए सारे, m v स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू एल क्यू बाहर, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल क्यू बाहर, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, ये 0 से लेकर l तक गया, तो इट इज m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल क्यूब, और यहाँ पे x की जगह एक बार l रखेंगे और एक बार x की जगह 0 रखेंगे, तो एक 0 तो 0 हो जाएंगे, तो इतना ही रह जाए। सो एल क्यू कैंसिल। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल द स्प्रिंग विल गेट 1/6 into m into v। सो इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी 1/6 m v। दिस इज द मिथलेस, इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसको हम अपने दिमाग में, है ना, कुछ चालाकियां करते हैं सवाल को फास्ट बनाने के लिए। क्या चालाकियां करते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक छोटा सी नोट कर लेते हैं, है ना, और वो ये है कि अगर आपको मासिव स्प्रिंग दिया हुआ है ना, तो टू कन्वर्ट massive into massless spring, massless spring के लिए हम देखो क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं कि जैसे मान लो ये आपका स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये मासिव है, काफी ज्यादा मास है ना, और इसको हम v स्पीड से आगे की तरफ खींच रहे हैं और इसके पास मास m है। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्प्रिंग को मासलेस कर देते हैं और इसके जो इफेक्टिव मास आए हैं वो हम इसके साथ बगल में जोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, स्प्रिंग की इफेक्टिव मास इसके बगल में जोड़ देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास ऑफ द स्प्रिंग, 1/3 ऑफ मास ऑफ द, ये स्प्रिंग का ही पार्ट है, ये जो है स्प्रिंग का ही पार्ट है, स्प्रिंग के ही मास का यहाँ पर, ये स्प्रिंग को मासलेस कर दिया, नाउ इट इज
स्प्रिंग हैज नो मास, स्प्रिंग में मास 0 है, और स्प्रिंग की जितनी टोटल मास थी वो हम इसके बगल में प्लेस कर, तो आप मासलेस स्प्रिंग को अब आप इसको स्पीड भी दे सकते, जो स्पीड आप इस एंड में दिए थे अब आप इस एंड में इसको स्पीड दे, और ये जो मास है वो अलग मास नहीं है, ये स्प्रिंग का ही कनेक्टेड मास, ये पूरी की पूरी सिस्टम स्प्रिंग का ही पार्ट है। अगर आपको यहाँ स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको इस पूरे मासलेस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी और ये इफेक्टिव मास की काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है। तो आप स्प्रिंग के मास को उसके 1/3 ऑफ मास का इफेक्टिव मास लेकर एक ब्लॉक के रूप में उसके सामने रख सकते, फिर जो भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन इस स्प्रिंग के लिए करना चाहते हो आप सेम टू सेम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको इसमें कन्वर्ट करके आप कर, तो दिस इज द पार्ट। ठीक है, ये था आपका व्हाट इज इट, मासिव स्प्रिंग, जो कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया मासलेस। अभी अभी मैंने इसका काइनेटिक एनर्जी निकाला, अब आप इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो क्या लिखेंगे? स्प्रिंग में तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, स्प्रिंग में तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग में मास 0 होगी, और इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे हाफ m इफेक्टिव हो गया m/3 इंटू v², और ये बराबर होगा 1/6 mv², जो कि इसके बराबर की काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ रियलाइज करें। चलो, एक तो ये क्वेश्चन था मासिव स्प्रिंग के साथ, एक पावर का क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, ध्यान से समझो। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इसको हम v स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए हवा में फेंक देते हैं, है ना, और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लो तो ये प्योरली पैराबोलिक मोशन के साथ ये ग्राउंड से चल के ग्राउंड पर आए। आपसे कहता है कि फाइंड एक एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम A to B, A से B तक जाने में ग्रेविटी फोर्स के कारण कितनी एवरेज पावर होगी। और दूसरा पूछता है एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और दूसरा पूछता है इंस्टैंटेनियस पावर by gravity at any time t during motion. So this is the another type of question.
आंसर कोई बच्चा बताना चाहते तो बताओ। बताओ। आइनेश क्लास में है। सर फर्स्ट का आंसर 0 है क्या? दैट्स गुड, वेरी गुड। वेदांत, फर्स्ट का आंसर 0 होगा ना? देखो ना ध्यान से, आप पावर का फॉर्मूला याद करो। एवरेज पावर क्या सिखाए थे? टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। अरे एवरेज पावर का फॉर्मूला था टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, और एक बताया था इंस्टेंटेनियस पावर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वर्क डन बाई इंस्टेंट ऑफ टाइम। यही फॉर्मूला। तो एवरेज पावर बाई ग्रेविटी अगर निकालनी है तो हमें क्या करना है? टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी, जिस फोर्स की भी पावर कैलकुलेट करनी उसी की वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला। और कहां से कहां तक हमें ये निकालनी है वेदांत? ए टू बी। तो ये वर्क डन हमें निकालना होगा ए से बी, और टाइम भी लेना होगा ए से। दिस इज द कॉन्सेप्ट। जहां से जहां तक अभी निकालना, अगर आपसे कहता है ए से लेकर यहां ये जो पी है, ए से पी तक का निकालना रहता है तो ए से पी की बात करते हैं। ठीक है। एवरेज पावर फ्रॉम ए टू पी पूछता तो हम एवरेज पावर फ्रॉम ए टू पी बोलते। एवरेज पावर फ्रॉम पी टू बी बोलता तो हम एवरेज पावर फ्रॉम पी टू बी बोलते। लेकिन यहां से ए से बी तक बोल रहा है तो ए से बी तक का टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएंगे ना। ऊपर जाने में प्लस mgh, ऊपर से नीचे आने में, ऊपर जाने में माइनस mgh, ऊपर से नीचे आने में प्लस है। टोटल वर्क डन। नीचे से ऊपर जाने में माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये आपका एच हुआ, कैपिटल एच ले लेते, इज द कैपिटल एच। और ऊपर से नीचे आने में प्लस एम, दिस इज टोटल वर्क डन, चाहे पाथ कोई भी हो। एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ए से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर में टोटल वर्क डन 0 हो। तो दिस इज द आंसर। और याद रखें, ए से बी तक में वर्क डन 0 हुआ, ए से पी तक में कुछ वर्क डन होगा, पी से बी में कुछ वर्क डन होगा। तो सभी का आंख बंद करके आंसर 0 मत कहिए। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन जो आप बना लिए। दूसरा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पावर कितना होगा ये बता। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, instantaneous power by gravity at any time t during motion. अरे मैंने समझे प्लस समझे। तो पावर अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है जाता है तो माइनस समझिए, नीचे आता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मान लो कि ये जो बॉडी को फेंका है ये कभी यहाँ पहुंचा, पूरा ए टू बी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एट टाइम टी, इधर नीचे आया तो प्लस, तो वहां एक फोर्स होगा, फोर्स बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू mg, और वहां पर एक वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू v1 वेक्टर। और अगर हमें यहाँ की पावर निकालनी है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो mg डॉट v, यही फॉर्मूला है ना इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। यस सर, इसका फॉर्मूला यही था ना विदांग, f डॉट v। यस सर, f डॉट v। तो f यहाँ पर चूंकि हमें ग्रेविटी फोर्स का निकालना है तो वो हम लेंगे mg वेक्टर में और वेलोसिटी लेंगे। यहाँ पर की वेलोसिटी v1 है तो हम यहाँ v1 इंडिकेट,
तो ये मेरे पास फॉर्मूला हमने लगाया है, अब हम इसको निकालेंगे। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में यहाँ की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो आप हमको जी वेक्टर बताओ, जी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? जी वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जी, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। और ये जो v1 वेक्टर है, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं u प्लस ए वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो v1 वेक्टर क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बताओ? इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे। होगा राइट। ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ यहाँ पर कि जब हम उसको फेंके, प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस जी जे, टाइम हो गया टी। ये आपके हो गए क्या, ये आपके हो गए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं, तो v1 वेक्टर आप लिख सकते हो v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा माइनस जी जे ना, माइनस जी टी, जी टी है ना, ब्रैकेट में जी के। ये आपके हो गए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी ड्यूरिंग मोशन। इसी टाइम टी समय में जो प्रोजेक्टाइल मोशन की है वेलोसिटी। अब लाकर यहां प्लेस कीजिए और मान बताइए। तो m इंटू जी, जी की वैल्यू हो गई जी माइनस जे कैप, ये होंगे एक डॉट v1 वेक्टर। देखिए v1 वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट, डॉट करने सिखाए थे ना, आई वाला आई के साथ डॉट होता है, जे वाला जे के साथ डॉट होता है ना जी। तो यहाँ पे सिर्फ जे वाला जे के साथ डॉट होगा, आई वाला यहाँ पर आई नहीं है तो ये वाला कैंसिल होगा। इसको इससे डॉट कीजिए, क्या आएंगे, माइनस एम जी इंटू वी साइन थीटा माइनस जे, और इस माइनस को इसके भीतर डाल दीजिए, तो इसको सीधा कर देते हैं एम जी इंटू जी टी माइनस वी साइन। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर किसी पर्टिकुलर टाइम की समय में ग्रेविटी के कारण बगैर लिखना जरूरी है, पागल ऊपर लिखे। तो दिस इज द आंसर। Mithilesh, is that clear? No. Yes. एकदम पढ़े अच्छा तो एक पे ध्यान रहे तू आओ। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़े। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब इधर देख। चलिए आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ये मत समझिए वर्क एनर्जी जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, या जो न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया, ये फ्रिक्शन है खत्म हो गया, वो कोई खत्म नहीं हुआ। वो हर एक आने वाले टॉपिक में वो हमेशा उसका एप्लीकेशंस होते रहे, और कुछ नया नया भी चीज हम सीखते हुए जुड़ते जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट सर्कुलर। इसका तो डेफिनेशन आप लोग को मालूम होगा, व्हेन a particle moves
about a fixed point. आज डेट कितना हो रही थी? That fixed point is called center. तारीख आज मतदान था. Maintaining constant distance from the fixed point इसको कहते हैं रेडियस. Then the particle will said to be in circular motion. Circular motion में दो चीजें फिक्स रहेंगी. एक उसका सेंटर, ये जो आपका सेंटर पार्ट है वो फिक्स रहता है, और दूसरा उसका रेडियस. ये रेडियस, रेडियस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. अगर रेडियस बदल जाए तो फिर मोशन सर्कुलर नहीं रहेगा, मोशन फिर दूसरा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा या कोई और दूसरा कर्व हो जाएगा. ठीक है, तो रेडियस आपके जो है वो फिक्स होने चाहिए, और वो जो है वो आपका और आर है रेडियस. सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन may be, circular motion can be considered as two-dimensional motion or motion in a plane. मोशन इन ए प्लेन. इसलिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तीसरा या चौथा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए प्लेन. उसी में आपको सर्कुलर मोशन का जिक्र किया हुआ है. एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन टाइप का स्पेशली कोई अलग से चैप्टर शायद नहीं. Well, the circular motion can be considered as a two-dimensional motion or motion in a plane. The circular motion, एक मिनट, may be in horizontal plane or in vertical plane or in inclined plane. सर्कुलर मोशन इनमें से कोई भी प्लेन में हो सकता. तो ये हुआ सर्कुलर मोशन इन ओरिजेंटल प्लेन. इसमें पार्टिकल का मोशन सर्किल में हो रहा है, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हुआ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन. और ये हो सकता है इन इंक्लाइंड प्लेन. अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन,
दूसरा इंक्लाइन प्लेन। इसमें भी सर्कुलर मोशन इस तरह से हो सकता है। कोई पार्टिकल इस इंक्लाइन प्लेन पर रोटेट करता है। वो मौत का कुआं वाला खेल देखे हैं आप, जो सर्कस वगैरह में, मेला वगैरह में दिखाता है, विदाउट। यस सर। वो इंक्लाइन प्लेन में ना सर्किल में घूमता है। इट इज इन इंक्लाइन प्लेन। नहीं सर, वो तो मतलब वो होता है ना सर कि वो कुछ मतलब ऐसा रहता गोल है, टाइप का होता है, कप टाइप। गोल टाइप हाँ का सर। होता है और घूमता है, तो वो बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके होते हैं। कभी कभी देखोगे तो इसी में यहीं पर आगे पीछे करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर स्पीड जब पकड़ता है तो फिर वो चारों तरफ ऐसे ना। आप शुरुआती जब आप इसका एक्शन देखना तो पहले यहीं ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल घूमेगा। और जब स्पीड बढ़ता जाएगा तो फिर अपना दायरा बढ़ाता जाएगा और फिर उसके बाद ये पूरा चक्कर काटना शुरू। फिर कभी ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे। तो अलग अलग स्टंट करता है। गिर जाए तो ठीक है, तो ये मोशन आपका इंक्लाइन प्लेन का। सो दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सब स्टैंड नहीं करना चाहिए, ये सब सिखाओगे। दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, दिस इज इन इंक्लाइन प्लेन। तो हमें जो जेई और नीट के लेवल में जितने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वो यही दो प्लेन के बीच में ज्यादातर पूछे गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इंक्लाइन प्लेन बहुत रेयरली क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको मिल सकते हैं इसके पास। सो दिस इज द सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन दो टाइप के हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट स्पीड सेम रहता है, स्पीड रिमेन्स सेम, है ना? स्पीड सेम रहते हैं, चाहे वो कोई भी मोशन में वो हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है। अगर थ्रू आउट अगर इसके मोशन के दौरान जो पार्टिकल घूम रहा है सबकी स्पीड अगर सेम है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो कोई भी आप प्लेन में ले लो और इसके मोशन जो पार्टिकल इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेडियस तो फिक्स रहना ही। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से चेंज होता है। In this, जो है ना ऑलवेज एक्ट रहता है परपेंडिकुलर। the speed during motion changes, In this particle motion change either may increase or decrease। घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, मतलब स्पीड चेंज करेंगे अगर मोशन के दौरान, उस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
पार्टिकल की स्पीड यहाँ मान लो कि कुछ है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ के हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर की स्पीड चेंज हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर की स्पीड बढ़ के हो गई 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। कोई भी रूल से उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। स्पीड घट भी सकता है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्पीड है, और स्पीड डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, आगे जाके उसकी स्पीड हो गई 18 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे जाके उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे जाके उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, whatever be the speed is changing like this. तो यहाँ डिक्रीजिंग स्पीड है। ये सब टाइप्स ऑफ मोशन आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, ये सारी पॉसिबिलिटी है। इन दोनों मोशन को जब तुम गौर करोगे, इन दोनों मोशन को जब तुम गौर करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इन सर्कुलर मोशन, the direction of speed ये चेंज will always changing, will be always changing। सही है ना। डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, हेंस velocity vector will change, hence velocity vector is changing, therefore, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, therefore an acceleration must be acting during motion। एक एक्सेलरेशन हमेशा लगता रहेगा मोशन के दौरान। देखिए ना, सो ये मोशन कैसा मोशन होगा? Therefore, circular motion is an accelerating motion। सर अब हटा देती। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक एक्सेलरेटिंग मोशन है। अगर ऑब्जर्वर सर्किल में घूम रहा है तो वो ऑब्जर्वर कैसा है? वो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है, क्योंकि वो सर्किल में घूम रहा है और सर्किल में घूमने वाले पे एक एक्सेलरेशन लगेगा ही। तो सर्किल में चाहे वो इवन, है ना, इवन दो स्पीड रिमेन सेम, स्पीड अगर सेम भी है तब भी वो मोशन एक्सेलरेटिंग ही। सो इज दिस। तो ये सारी जो फंडामेंटल बातें हैं सर्कुलर मोशन में, जो किस तरह के जाति के सर्कुलर मोशन हमें प्रॉब्लम में मिलेंगे, किस किस टाइप के मिलेंगे, है ना। अब उस सब को हम सॉल्व करने के लिए, उस सब को समझने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स।
ठीक है, इसमें आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे टर्म्स मिलते हैं सर्कुलर मोशन में। ये सारे नए नए टर्म्स आप सुनेंगे सर्कुलर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल से थोड़े से हम यहाँ परिचय देते। थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और क्या कह सकते हैं? एल, एंगुलर मोमेंटम। ओके, ठीक है वेदांत। यस सर। डेफिनेशंस वही काइनेमेटिक्स की तरह है, तो हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके आपको ब्रीफ कर देते हैं। एक साइड में जो पहले से पढ़ा हुआ हूं उसको ले लेता हूं, लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ बगल में डिस्कस कर देते हैं एंगुलर वेरिएबल। लिखिए जरूर। जैसे हम लोग लीनियर वेरिएबल में पोजीशन लेते हैं आर, आर इज व्हाट? लीनियर पोजीशन। यहाँ ले लेते हैं थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो अगर हम इसको एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो विल गेट वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उस सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम एंगुलर पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा है। वो हम अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप खुद से अब इसको डिफाइन कर सकते। भाषा हमने पढ़ने सिखाया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या पढ़े थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called torque। एक नया टर्म आया torque, उसको तो एच से लिखते हैं और को हम टॉर्क से। हाँ नहीं, आधा से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज दैट। अब इसका एक कॉम्बिनेशन करके एप्लीकेशन देखो ध्यान से। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है या बॉडी है, उसका इनिशियली, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हम मोशन ले रहे हैं और एक यहाँ हम सर्कुलर मोशन ले रहे हैं।
सर्कुलर मोशन रहे। मान लिया जाए t बराबर 0 समय में, एट t इक्वल टू 0, इस पर एक एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और इस साइड में लीनियर वेलोसिटी है u, जो हमने पढ़ा है उसी को यूज करना है। मोशन के दौरान इस पर एक लीनियर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन a काम कर रहा है, a एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहां मोशन के दौरान एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज एक्टिंग। तो जो काम यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर किया, वही काम यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस रोटेटिंग पार्टिकल पे करे। अगर ये एक्सेलरेशन मोशन के लॉन्ग है तो ये स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ पर भी ये एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन के लॉन्ग है, ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, कम कर देते। और अगर ये एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट होता तो इसकी स्पीड आगे जाते जाते घटता। यहाँ पर भी अगर ये एक्सेलरेशन जो अल्फा है, अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट में लगता तो इसकी नाचने की गति घटती। जो काम यहाँ लीनियर के लिए, वही काम यहाँ है। मान लो along the मोशन एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ता जाएगा, और किसी टाइम t समय बाद इसकी स्पीड बढ़ के मान लो हो गया v, और कितनी टाइम में ये दूरी चला s। यहाँ पे किसी टाइम t समय बाद वो जो पार्टिकल है यहां से नाचते हुए यहां से मान लो किसी टाइम t समय में वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, वहां पर उसकी स्पीड चेंज होकर हो गई ओमेगा एफ, नाचने की गति ओमेगा एफ। और ये कितना एंगल रोटेट किया? ये एंगल रोटेट किया दिस एंगल थीटा। कितना एंगल रोटेट किया? दिस एंगल, ये थीटा एंगल रोटेट किया। ठीक है, तो हम इस अल्फा जो लगाए हैं उसको हम यहां से रिमूव करके बाहर दिखा देते हैं ताकि चीजों को देखने में आपको आसानी। ये ओमेगा नॉट लगाया था, और वो जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा इसकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा, और यहाँ स्पीड बढ़ के हो गई ओमेगा एफ। और ये कितना एंगल रोटेट किया? तो ये एंगल रोटेट किया थीटा। जिस तरह यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर मान लो ये अल्फा भी यहाँ कांस्टेंट है, सारे काइनेमेटिक्स जो आप यहाँ लेफ्ट साइड में यूज किए थे, वो सारे आप काइनेमेटिक्स यहाँ एंगुलर वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते। तो आप बताइए, पहला जो मोशन का इक्वेशन था क्या था? v इक्वल टू u प्लस ए टी। आप यहाँ लगा सकते हैं v की जगह आप लिखेंगे ओमेगा एफ, u की जगह लिखेंगे ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह लिखेंगे अल्फा इंटू टी। ये लिख सकते। फिर आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a का मतलब अल्फा, s का मतलब थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं आप मैच कीजिए और उसको यूज कीजिए। जिस तरह हम यहाँ ये सारे इक्वेशंस जो काइनेमेटिक्स में डिराइव किए थे, हम यहाँ भी डिराइव कर सकते हैं, और ये तुम आप खुद भी कर सकते हैं। बस रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैं आपको सजा रहा हूँ। फिर एक फॉर्मूला और है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। यहाँ पर भी s की जगह थीटा होगा, u ओमेगा एफ टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर s फॉर्मूला और भी था एक, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप यहाँ भी लगा सकते हो ओमेगा एफ ओमेगा
एफ टी, यहाँ एफ नहीं होगा, यू होगा, वही तो है ना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा एफ टी माइनस हाफ अल्फा टी। और एक फॉर्मूला और था, एस बराबर भी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो आप यहाँ पर ही लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ प्लस ओमेगा आई ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी। एक फॉर्मूला शायद और निकाला था, एस nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2। आप यहां भी लिख सकते हो थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2। ये जितने भी काइनेमेटिक्स हैं वो आपको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के फंक्शन के। ये है एंगुलर वेरिएबल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। To find rate of change of rotating vector, वेक्टर चाहे कोई भी हो, वो वेक्टर चाहे कोई भी हो, अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। वो वेक्टर चाहे कोई भी हो, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज देखो कैसे निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए सर्कुलर मोशन हटा के कोई भी एक प्लेन में ले लेते हैं। सपोज कीजिए इस पॉइंट के अबाउट कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर मान लो है ए, और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। this is called axis of rotation। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सीखे हैं? रोटेशन वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सीखे हैं? वेक्टर में पढ़ाया था कि अगर रोटेशन, हाँ थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे ओमेगा जो आपका डायरेक्शन दिख रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ओमेगा मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आप अपने फिंगर को उसी डायरेक्शन में रोटेट करा दें। हम विल गिव द डायरेक्शन आउटवर्ड। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन। ओमेगा कैप दिखा दी, ये जो नाच रहा है ऐसे, उसी तरह से फिंगर घुमा दीजिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन, है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये नाच रहा है। ये जो ओमेगा वेक्टर जो आप देख रहे हो, इसका डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान
लीजिए कि ये जो वेक्टर ए है वो किसी पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 समय में यहाँ पे है, एट दिस पोजीशन ये यहाँ पे है, और ये रोटेट करते हुए, इसके चारों तरफ रोटेट करते हुए किसी छोटे से इंस्टेंट में, बहुत ही छोटे से इंस्टेंट में, ये वेक्टर जो a है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया d थीटा, है ना, और ये डायरेक्शन इधर चला। ये बहुत ही छोटा सा इंस्टेंट ऑफ टाइम है। सो इट इज दिस, यहां से ऐसे चला गया। ये जो यहां पहुंचने का जो टाइम है उसका dt यहां से यहां जाने का टाइम है dt। ये जो आपका होगा, दिस इज द इनिशियल वेक्टर एंड दिस इज द फाइनल वेक्टर, ये फाइनल है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेक्टर। चेंज कैसे निकालते हैं, याद है चेंज का फॉर्मूला क्या था? कोई भी वेक्टर का चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट। नहीं, वेक्टर फॉर्म में बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फंडामेंटल नहीं भूलनी है कभी भी जीवन में। ये हो गया फाइनल और प्लस ये हो गया इनिशियल। तो इनिशियल को उल्टा करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन प्लान। ये आपका था फाइनल, देखो ध्यान से, ये था आपका फाइनल, ये था फाइनल वेक्टर। आई एम सॉरी था इनिशियल, और ये थोड़ा देर बाद चला गया बन के फाइनल, ये हो गया फाइनल वेक्टर। तो बताइए, तो ये क्या हो, ये क्या? तो हमें नहीं पता ये क्या है, तो मान लेते हैं कुछ p। तो देखो, तो क्या आपको एक यहाँ वेक्टर डायग्राम दिख रहा है? यस सर। तो वेक्टर डायग्राम ट्रायंगल लॉ लगाइए और बताइए रिलेशन इनके बीच का क्या बोल सकते हो। तो ai प्लस वेक्टर p दैट इज इक्वल टू af, क्योंकि ये दोनों का तीर कंटिन्यू है ना, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं और जुड़ के ये बन रहे हैं। यहां से p बराबर क्या लिख सकते हो, p बराबर लिख सकते हो af माइनस ai, और फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को तो हम चेंज इन, सही है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो डेल्टा, ये जो p वेक्टर है दैट इज नथिंग बट इज डेल्टा ए, दैट इज चेंज इन वेक्टर। तो क्या हम यहाँ पे, अगर ये वेक्टर a है और इसको मैंने छोटे टाइम t समय में इसको रोटेट कर दिया, छोटे से टाइम t समय में इसको अगर मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट करके d थीटा एंगुलर पोजीशन से ये चलकर यहाँ पहुंच गया, ये चेंज इन वेक्टर आएगा ना, स्मॉल। यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया तो डेल्टा लिखा, या छोटा रखा dt समय में रखा, तो ये हम ये रखें, ठीक है। चलिए, ये चूंकि बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, तो हम क्या d थीटा को dA बाई a लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, सब भुला गए। हाँ सर। ये आपका थीटा है, ये l है, ये r है। तो थीटा इज इक्वल टू l बाई r लिख सकते हैं।
तो थीटा डी थीटा इक्वल टू एल की जगह यहाँ डी ए है और आर की जगह ए का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, देखो न करिए ओकरा में पगला और ये जो है डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिखाई नहीं दे, बार बार बड़ा करते हैं। ठीक है? वो तो सही है लेकिन बड़ा तो हम क्या यहाँ डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाद में बता डी थीटा इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कुछ समझे। लिख सकते हैं। Yes, sir. दोनों साइड हम टाइम dt से डिवाइड कर दें, तो डी ए मैग्नीट्यूड बाई डी टी, राइट साइड में डी थीटा बाई डी टी इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो डी ए बाई डी टी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर। डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट? इट इज ओमेगा इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और लेफ्ट साइड हो गया डी ए वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। ठीक है? अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखें? डी ए बाई डी टी का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिखने का जो प्रोसेस है, डी ए बाई डी टी can be written as omega cross A. Omega cross A. देखो लेफ्ट साइड तो वेक्टर है तो राइट साइड भी वेक्टर होना चाहिए। हम यहाँ क्रॉस क्यों किए? सब कोई ध्यान से सुनो और समझना यहाँ ध्यान से। ये क्रॉस कहाँ से प्रकट हो गया? या तो ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है या तो डॉट से होगा नहीं तो क्रॉस से। वेदांत समझ में आ रहा? सर लेकिन सर साइड में तो मैग्नीट्यूड है ना? मैग्नीट्यूड हटा दिया ना, अभी तो वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। yes. मैग्नीट्यूड में निकाला है, मैग्नीट्यूड में निकाला है, अभी हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म को कैसे सजाते हैं वो समझिए ध्यान से। यहां तक तो अपने आप में सही है, ये जो मैंने निकाला वो सब अपने आप में सही है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ? ये जो ओमेगा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेफ्ट साइड में डी ए वेक्टर क्वांटिटी है, डी नीचे में टाइम तो इसके लेफ्ट या लेफ्ट साइड में बराबर के लेफ्ट साइड में ये इंटायर टर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड है। राइट साइड में दो वेक्टर क्वांटिटी है जिनके मैग्नीट्यूड्स आपको दिए इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड है, इन मैग्नीट्यूड। अभी हम डायरेक्शन फॉर्म में भी इसको सजाना चाहते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में सजाना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे लिखें? तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, सब कोई ध्यान से सुनो और जो ऑप्शंस होंगे वो मैं सेलेक्ट करूंगा। एक ऑप्शन है वेक्टर फॉर्म में डी ए बाई डी टी, वो लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ए, या ए डॉट ओमेगा, दोनों एक ही चीज है। ए डॉट ओमेगा करो, ओमेगा डॉट ए करो, एक ही है। दूसरा ऑप्शन है कि हम डी ए बाई डी टी को लिख सकते हैं ओमेगा ए क्रॉस ओमेगा, और तीसरा हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी ओमेगा क्रॉस ए। दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो या तो डॉट से मल्टीप्लाई होंगे नहीं तो क्रॉस से मल्टीप्लाई।
ये जो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, जिसकी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो डॉट से मल्टीप्लाई होंगे नहीं तो क्रॉस से मल्टीप्लाई। अब आपके सामने ये तीन फैसिलिटीज हैं जिनमें से कोई एक सही है। अब आप बताइए इन तीनों में से कौन एक सही? अच्छा बताओ, पहला क्या ये सही हो सकता है? नहीं सर। पहला नहीं सही हो सकता क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड में वेक्टर पड़ा हुआ है और राइट साइड में डॉट हो रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर देता है। ये गलत है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्या ये हो सकता है? दिस या ये हो सकता है? मिथलेश, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर इसमें और इसमें पूछा जाए तो दोनों में क्या अंतर है? तो डायरेक्शन का अंतर है। डायरेक्शन का अंदर है। देखो ध्यान से, अगर हम ए की तरफ फिंगर रखें और ओमेगा की तरफ इनसर्किल करें, ए की तरफ फिंगर रखें और ओमेगा की तरफ हथेली का फेस रखें और फिर इनसर्किल करें, तो उसका मेरा जो थंब का डायरेक्शन वो डीए वेक्टर के डायरेक्शन में आनी चाहिए। ए वेक्टर की तरफ फिंगर रखनी है, ए वेक्टर की तरफ फिंगर रखनी है और ओमेगा की तरफ हथेली का फेस रखना है और फिंगर को इनसर्किल करके देखिए तो क्या वो आपका थंब का डायरेक्शन डीए वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं। रखो भाई। यस। नहीं आ रहा होगा, उल्टा आ रहा होगा। सब कोई रखिए, बेईमानी से काम नहीं चलेगा। जो मैंने डायरेक्शन सिखाया है उसको लगाना पड़ेगा। फिंगर रखना है। ए की तरफ फिंगर रखो, फिंगर मतलब 4 फिंगर रखो ए की तरफ। ए का तीर से डायरेक्शन दिखेगा ए की तरफ किधर है। ये है ए की तरफ, फिंगर रखो और ओमेगा जो ऊपर के डायरेक्शन में उसकी तरफ फिंगर का वो हथेली का फेस रखो, पाम रखो। पहले आप ये फिगर को अपने कॉपी में बनाओ और कॉपी पे अपनी रखो और देखो कि थंब की डायरेक्शन इनसर्किल करने के बाद डीए का डायरेक्शन में आया। नहीं आया, आउटसाइड। उल्टा आ गया ना? आउटसाइड है। यस सर। अब दूसरा ये वाला देखो, ओमेगा की तरफ फिंगर रखो। ओमेगा जो ऊपर के डायरेक्शन में along द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी तरफ फिंगर रखो और ए वेक्टर की तरफ हथेली का फेस रखो। आगे इनवर्ड इधर आया। तो क्या वो डीए वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है? यस सर। ये आपका गलत है और ये आपका सही। नहीं, इनवर्ड है नहीं, डीए का डायरेक्शन इनवर्ड है। क्या लिखा है? ठीक है जी। अब बोलो, अब तुम बोलोगे सर, अब तुम क्या बोलोगे सर? यहाँ तो ओमेगा क्रॉस ए का मतलब होता है ओमेगा ए साइन थीटा। यहाँ तो साइन थीटा तो है नहीं, तो फिर ये साइन थीटा कैसे मैनेज होगा? तो वो मैनेज ऑलरेडी हो चुका है। ये फिगर को देखो और बताओ, ओमेगा का डायरेक्शन और ए वेक्टर का डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 90 है ना? अरे भाई कोई बोलो। यस सर। डायरेक्शन लंबवत है 90 है ना? तो साइन 90 का मान 0 हो जाएगा। सॉरी, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे ओमेगा क्रॉस ए को, तो ओमेगा वेक्टर ए वेक्टर कॉस
सॉरी साइन थीटा, थीटा का मान 90 रखेंगे तो 1 आएगा। यही आपका वापस, जब आप इसको करोगे यही चीज है, यही चीज है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट बन के आया वो क्या आया, डी ए कोई भी वेक्टर है, याद रखना, जो रोटेटिंग है, जो रोटेट कर रहा है ना, ये कोई भी वेक्टर जो रोटेटिंग है, उसकी रोटेशनल जो स्पीड है वो ओमेगा है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ए। dA by dt ओमेगा क्रॉस dA by dt ओमेगा क्रॉस। ये हम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम लिखे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेकर के लिखे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पर बैठ के हम देख रहे हैं कि ये जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या है, इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी with which vector A is rotating. Vector A is rotating. Vector A क्या है, ये है रोटेटिंग वेक्टर। वेक्टर A जो है वो है रोटेटिंग वेक्टर। This may be, it may be any, है ना, any vector which is rotating, तो फिर वो लोग है which is rotating। आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, एप्लीकेशन इसका कर रहे हैं, सब कोई ध्यान से देखना समझना। ये जो सर्कुलर मोशन है, मान लो कि ये सेंटर है और ये कभी पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ है तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये हुई, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ऑफकोर्स इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होगा, लेकिन ये है पोजीशन वेक्टर, है ना, मेजरिंग फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल मान लो कभी चलकर यहां से यहां आ गया, तो देखो तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया ना। मान लो पार्टिकल यहां से चलकर यहां आ गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया ना। मान लो पार्टिकल चलकर कभी यहां से यहां पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया ना। क्या दिख रहा है, क्या पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? अरे बोलो भाई। रोटेट कर रहा है सर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन पोजीशन वेक्टर आर रोटेटिंग, रोटेटिंग। अब बताना, जब पार्टिकल यहां है उसकी लीनियर वेलोसिटी ये है, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ये होगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ये होगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ये होगी, जब यहां पहुंचेगा तो लीनियर वेलोसिटी ये।
यहाँ पहुंचा तो लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पहुंचा तो लीनियर वेलोसिटी है। देख के बताओ तो क्या लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है या रोटेट हो रहा है? यस सर। सो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। अरे मत निकालो, इट इज रोटेटिंग। आगे हम आपको डिफाइन करेंगे कि जब पार्टिकल सर्किल में चलता है तो एक्सेलरेटिंग होता है। जो पार्टिकल सर्किल में चलता है तो एक्सेलरेटिंग होता है और उसकी एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगती। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। एक कौन दोस्त है तो देखो तो क्या आपका एक्सेलरेशन रोटेटिंग है? नहीं सर। नहीं है, नाच नहीं रहा है, हाँ सर, है। है ना? So linear acceleration that is also rotating. ये तीन फैक्टर तो हमको रोटेटिंग साफ साफ दिख रहे हैं। आगे चल के और भी कोई रोटेटिंग मिल जाए तो बात करें। तो in all cases here a r vector, यहाँ पे आप कह सकते हो here a vector जो ऊपर पड़े हैं here above, a vector can be replaced by either r or v or a whatever be, और भी आगे कोई रोटेटिंग मिला तो आप यूज कर। मतलब कहने का दैट इज dr by dt can be written as omega cross r। ये लिख सकते I don't know the conversation. है ना? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी जो हमने पढ़ा रख सकते हैं हाँ। dA by dt that is nothing but is omega cross r। तो हम इस a वेक्टर की जगह इनमें से कोई भी को रख सकते हैं। मतलब dr by dt को लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस r। dv by dt को लिख सकते हैं एकदम पूरा ओमेगा क्रॉस v। अब मिला तुम्हारा फॉर्मूला। dA by dt को लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस a। ठीक है जी, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल है। ऐसा ओबीसी में और उससे ये उसका रिजल्ट है। जब भी रोटेटिंग कोई मिला विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, याद रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिर और भी चीजें जुड़ जाती। ये सब विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। dr by dt को क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं? लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बोलो भाई, बोलिए रोहित। लीनियर वेलोसिटी यस इसको क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं ना? यस सर।
टेंशन वगैरह। डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, लीनियर लीनियर एक्सेलरेशन। डीए बाई डी टी को कोई डेफिनेशन तो हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहां मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जर्क। जर्क है डीए बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। रोहित पढ़े देखो कि असल देखो। खैर आपको तो बस यहाँ तक में ही दिमाग फटने लगे। सर यहाँ पर हाँ। तो सर आपने dr by dt को लीनियर वेलोसिटी दिखाया, हाँ, रोटेटिंग है वो। तो सर अगर हम सब रोटेटिंग है, ओमेगा स्पीड से रोटेट करने वाले सर। हाँ तो सर इसको दोबारा से हाँ 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 डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो सर उसमें ओमेगा बच जाएगा? नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा, वेलोसिटी वापस भी तो आएगा। करते हैं ना, बताइए। डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर, यही कर रहे हो ना विदाउट? यस सर। डीवी निकालना है तो आर जो है डीवी बाई डी टी, तो ये भी हो गया, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताइए? दोनों चीज वेरिएबल मान लो है, तो ये ओमेगा बाहर डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, यही आया? यस सर। ये क्या है? ओमेगा डी आर बाई डी टी इज द वेलोसिटी एंड डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द सर एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। इसका हम आर के साथ रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? बी बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा बराबर भी बाई आर हो जाएगा। यस सर। अब देखो ध्यान से, चलो वो वाला काम नहीं करेगा यहाँ। तो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, तो ये हो गया डी ओमेगा और ये हो गया आर। देखो तो डी ओमेगा की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम है। आर वेक्टर का डायरेक्शन और डी ओमेगा का डायरेक्शन। डी ओमेगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हो गया अल्फा, अल्फा हो गया ना ये वेदांत? यस सर। यस सर। तो अल्फा का डायरेक्शन आर का डायरेक्शन देखिए तो मिलाकर क्या आ रहा है? अल्फा इधर है, अल्फा आर का, ये अल्फा है। 90 बीच का एंगल चेक कीजिए। 90 Recording stopped. लास्ट है जी। अल्फा का डायरेक्शन आर का डायरेक्शन अल्फा इधर से घूम रहा है। टी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 97, 90 तो डायरेक्शन क्या आ रहा है? डी ओमेगा बाई डी टी। या तो सेम डायरेक्शन में होगा, नहीं तो अपोजिट में। आर चला गया इसके लिए। फिर इस फैक्टर को जीरो होना चाहिए, क्योंकि बीच का एंगल जीरो आएगा, नहीं तो 180 आए। 180 मुझे एक्सीलरेशन देती,
इस फैक्टर का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि वो या तो एलिमिनेट करना चाहिए उसको। डी ओमेगा साइन 180 का क्या होता है? 0, हाँ 180 होगा। देखिए सर ध्यान से, परपेंडिकुलर नहीं है दोनों? परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया ए, नेट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ओमेगा इंटू वी, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, यहाँ पे जो ओमेगा नाच रहा है वेदांग, मैं इसको और भी अच्छा किया, क्वेश्चन पूछ लिया इस केस में। Recording in progress. इस केस में जो रोटेटिंग है, जो बॉडी रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड से, दैट इज द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट, दैट इज ओमेगा इज। तो सर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा उसका। ओमेगा इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा पूछ दिया है, मेरे दिमाग में नहीं था। कांस्टेंट एंगुलर डिस्टेंस, कांस्टेंट एंगुलर डिस्टेंस। सांप के मुंह से जहर निकाला जाता है। तो ये 0 हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी 0। तो वापस वही आ गया ना बताओ। यस सर। आना ही है उसको। अगर ये वाली रिलेशन से नहीं बैठता तो फिर हम एंगल चेक करते हैं। एंगल हम देख रहे हैं कि बीच का एंगल 90 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब ये सारी जो है जितने भी, ये सब को बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेरिएबल। ये पूरा का पूरा जो फैक्ट, जो टर्म्स हमने यहाँ सीखा है, ये आपको सर्कुलर मोशन में तो काम आएगा ही। इसके बाद 2-3 चैप्टर बाद हम लोग को मिलेगा रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन। वहां पर ये सारे जो है धराधर यूज होते हैं, धड़ल्ले से सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, इसमें मिलेगा रोटेशन। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू